उसने बड़े गुस्से से हम दोनों को मुखातिब किया और उसने कहा कि देखो बात यह है, हम तो हैं लुटेरे, किसी को नुकसान पहुंचाना हमारे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन हम तुम दोनों को छोड़ भी सकते हैं। और ये मेहरबानी मैं इसलिए करना चाहूँगा कि तुम लोगों के पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दो, और इसके अलावा मुझे एक और चीज़ भी चाहिए जो इन पैसों के अलावा होगी। मैंने कहा ऐसी क्या चीज़ चाहिए जो तुम्हें पैसों के अलावा होगी? तुम हमसे पैसे वगैरह जो भी लेना चाहते हो ले लो, बस हमें हमारे घर जाने दो। उसने कहा नहीं, पैसे तो ज़ाहिर बात है कि मैं तुम लोगों से ले ही लूँगा। अब तुम लोग मेरे चुंगल में फंस चुके हो, तो पैसे लिए बगैर तो मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूँगा। लेकिन एक चीज़ और भी है जो मैं लेना चाहता हूँ। मैंने कहा कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम लेना चाहते हो? मेरे देखा देखी यही सवाल फूफो ने भी किया। हाँ, कौन सी ऐसी चीज़ है? मेरे पास तो कोई जेवर गहना भी नहीं है कि जो तुम ले लो। हमारे पास जो पैसे हैं वो तुम लो और हम दोनों को जाने दो। उसने एक भयानक सा कहका लगाया ताकि थोड़ा सा फूफो पे इम्प्रेशन डाल सके। फिर उसने कहा कि देखो लड़की, मुझे तुम ना पसंद आई हो, और मैं ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा मैं और मेरे तमाम साथी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करें कि जो एक मियाँ अपनी बीवी के साथ कर सकता है। अब मेरी फूफो ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो 35 साल उम्र हो गई है और इसके वालिदैन के मरने के बाद मैंने अभी तक शादी तक नहीं की, और मैं शादी करना भी नहीं चाहती। मेरा मन नहीं है कि मैं शादी करूं, क्योंकि अगर मैं शादी करके चली गई तो पहली बात है कि मुझ अंधी से शादी करेगा कौन, और फिर अगर मुझ अंधी से किसी ने शादी कर भी ली तो फिर ये अकेला, बिल्कुल अकेला रह जाएगा। जबकि इसके वालिदैन इसे मेरे हवाले करके गए थे। ये मेरा भांजा है और मैं इसकी फूफो हूँ, तो इसलिए मैं जो है शादी नहीं करना चाहती, मुझे शादी नहीं करनी है। तो अब कालू ने कहा देखो भी बात यह है, तुम्हें शादी करने के लिए कह भी कौन रहा है? हम तो सिर्फ तुमसे इंजॉय करेंगे और तुम इंजॉय करके तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुम घर जाना चाहती हो खुद भी और तुम्हारा भतीजा भी तुम्हारे घर जाना चाहता है, तो उसके लिए यही है कि तुम मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ इंजॉय करो। मैंने कहा तुम शर्म नहीं आती? तुम मेरे सामने मेरी फूफो के साथ ऐसी बातें कर रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं, तुम हमसे पैसे ले लो, जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए तुम ले लो, लेकिन हमें जाने दो। उसने कहा नहीं, इतनी प्यारी चीज़ को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? पैसे तो आते जाते रहते हैं, हम तो पैसे कई और मुसाफिरों से भी लूट लेते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वो तो तुम्हारी फूफो के पास है। उसका इशारा फूफो की ऐसी जगहों की तरफ था कि वो साफ फूफो भी इस बात को महसूस कर रही थी। वो बार बार फूफो के सीने की तरफ देख रहा था और फिर फूफो के जिस्म को वो ऐसे घूर रहा था जैसे वो भूखी नज़रों से फूफो के जिस्म को खा जाएगा। फूफो भी समझ चुकी थी कि वो क्या चाहता है और उसने किस काम के लिए रोका है, लेकिन फूफो को ये पता नहीं था कि इसके अलावा और मेरे अलावा यहाँ पर और कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। फूफो इस बात को लेकर लाजमी डरी हुई थी कि 5-6 साथी बाहर पहरा दे रहे हैं और एक वो अंदर हमारे सर पर खड़ा है और उसके हाथ में असला भी है। असले के नाम पर उसने एक वेपन पकड़ ज़रूर रखा था, लेकिन ये एक प्लास्टिक का खिलौना पिस्तौल था जो कि मैंने ही उसे कहा था कि तुमने ये अपने पास रखना है और इसकी नाल जो है वो तुम फूफो के जिस्म के साथ टच करोगे तो वो इसको असली पिस्तौल ही समझेगी। सब कुछ ड्रामे के मुताबिक चल रहा था और फिर फूफो ने कहा कि नहीं, मुझे छोड़ दो, हमें जाने दो, तुम लोग हमसे पैसे ले लो, लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। अब की बार उसने थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा और ऐसे तरीके से फूफो को मुखातिब किया कि फूफो बिल्कुल डर के सहम कर बैठ गई। फिर फूफो ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम ऐसा करो, मेरे भतीजे को इस कमरे से बाहर भेज दो। तुमने जो कुछ भी करना है मेरे साथ अकेले में करो, मेरे भतीजे के सामने तुम मेरे साथ कुछ भी ना करो। अब प्लान के मुताबिक कालू ने कहा और छोड़ो इस बात को, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो सबके सामने होगा। तुम्हारा भतीजा तो क्या, मेरे साथी भी देखेंगे। मैंने जो कुछ भी करना है सामने करना है, छुप कर कभी मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि चलो मैं अपने साथियों को मना कर देता हूँ कि वो अंदर ना आएँ,
पहले मैं फ़ारिग हो जाऊं, फिर मेरा साथी एक एक करके अंदर आएंगे और हो करके चले जाएंगे। फूफो के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो जिस सिचुएशन में मेरे समेत फंस चुकी थी, उसने इस बात की हामी भरने में ही मुनासिब समझा कि अब चलो कम से कम जान तो बख्शी होगी, वो हमें छोड़ तो देगा। मैं भी इस बात को समझ चुका था कि अब फूफो की रज़ामंदी ही रज़ामंदी है। कालू ने मुझे कहा कि ठीक है, तुम जाकर वहाँ बैठ जाओ और सबसे पहले मैं जो है वो अपनी हरकतों का आगाज़ करता हूँ और मुझे तुम्हारी फूफो के साथ एंजॉय करने दो। ये कहकर मैं और कालू एक साइड पर आए और कालू ने मुझे एक गोली निकाल कर दी। ये एक ऐसा पत्ता था गोली का कि जिससे इंसान के जिस्म में ताकत आती थी और इंसान एक ही वक्त में 3-3 4-4 मरतबा भी कर सकता था। मैंने इस गोली को निगल लिया और फिर कालू ने, क्योंकि ये गोली पहले खा रखी थी, तो कालू पहले जो है वो फूफो की तरफ बढ़ा और अब उसने मुझे जो है बैठने के लिए इशारा किया और वो फिर फूफो के साथ वो सब कुछ करने लगा जो कि मेरा सपना था कि मैं करूं। लेकिन अब कालू को मैं इसमें शामिल कर चुका था। तो और दूसरी बात यह है कि गोली का असर होने में मुझे टाइम लगता, और इस गोली की कैफियत ये थी कि जैसे ही कालू फूफो से फ़ारिग होकर मेरे पास आता तो मैं उस वक़्त तक तैयार हो चुका होता। फिर जब मैं फ़ारिग होकर के कालू के पास आता तो फिर कालू तैयार हो चुका होता। इसी तरीके से हम 6 या 7 मरतबा, यानी कि दोनों मिलके 3-3 मरतबा या 2-2 मरतबा फूफो के साथ एंजॉय करते, और इस एंजॉय के नतीजे में फूफो यही समझती कि हमारे जो 5-6 साथी हैं वही बारी बारी आ रहे हैं। लिहाजा सबसे पहले कालू ने फूफो के साथ एंजॉय करने का सोचा था और फिर वो फूफो के पास गया। उसने फूफो के साथ वही सब हरकतें शुरू कर दी जो कि मियाँ बीवी करते हैं, और फिर थोड़ी ही देर में फूफो को उसने उस हालत में लाकर खड़ा कर दिया कि जिस हालत में एक बच्चा पैदा होता है। फूफो के जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था और फूफो बिल्कुल बरहन हालत में अब कालू के सामने खड़ी थी। कालू ने भी अपने कपड़ों को रिमूव कर दिया और फिर वो फूफो के साथ खुल खेलने लगा। कभी वो छाती की तरफ बढ़ता, कभी वो किसी और तरफ जाता, कभी वो किसी और तरफ जाता। इसी तरीके से वो मुसलसल खेलता चला जा रहा था। काफ़ी देर तक वो इसी तरीके से खेलता रहा और फिर उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो अपना काम जारी रखे हुए था और फिर जब वो अपने काम की इंतहा को पहुंचा, तकरीबन 10 मिनट बाद वो अपने काम की इंतहा को पहुंच गया और फिर वो फूफो से अलहदा हो गया। वो बड़ी मस्ती में चलता हुआ मेरी तरफ आया और फिर जैसे मेरे साथ हाथ मिलाकर मुझे कह रहा हो कि अब उठो और तुम्हारी बारी है। अब की बार मैं उठा और मैंने भी अपने आप को कपड़ों के बंधन से आज़ाद कर दिया और फिर मैं भी फूफो के पास चला गया। मेरा ख्वाब, मेरा सपना मेरे सामने था। मैंने भी वही सब कुछ कर दिया, लेकिन मैं बोल नहीं रहा था। मैं वही सब कुछ करता चला जा रहा था। मैं बिल्कुल ख़ामोश था। और एक बात मैं बताऊं कि कालू भी सब कुछ एंजॉय करने के वक़्त ख़ामोश ही रहा था। उसने ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की थी, इसीलिए मैं भी ख़ामोशी से अपने सारे मामलात करता रहा और फिर इसी तरीके से मैं अपने मामलात करता चला गया। और फिर मैं भी जब इंतहा को पहुंचा, मुझे भी तकरीबन 10 ही मिनट लगे होंगे और मैं अपनी इंतहा को पहुंच गया। इन 10 मिनटों में जब मैं अपनी इंतहा को पहुंचा तो इतनी देर तक गोली की वजह से कालू दोबारा रेडी हो चुका था। किस्सा मुख्तसर जी के इसी तरीके से बारी बारी मैं और कालू जो है वो फूफो के साथ इंजॉय करते रहे। हमने 2-2 3-3 मरतबा का सोच रखा था, लेकिन ये कोई ताकत की ज़्यादा ही गोली थी। यकीन करें कि हमारी तो जोड़ों में दर्द निकल आया, हमारी तो टांगें दर्द कर रही थी इस गोली की वजह से। हम दोनों ने 3-3 मरतबा किया और अब हमारी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। फूफो को यही बावर कराया गया था कि हमारे सारे साथियों ने किया है और सब साथी जो है वो इस काम से फ़ारिग हो चुके हैं। जब फूफो इस बात को मान गई, क्योंकि हर बार हम लोग जा रहे थे लेकिन हर बार हम गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, खामोश जो भी कर रहे थे खामोशी से ही करते चले जा रहे थे।
उसके बाद उसने मुझसे पैसे लूटने का नाटक किया और हम दोनों को हमारे कपड़े दे दिए, खुद भी कपड़े पहने और वहाँ से हमारे साथ ही बाहर निकल आया। फिर उसने अपने साथियों को कहा कि इनको इनकी गाड़ी भी ले जाने दो और इनको जाने दो, हमने जो एंजॉय करना था कर लिया है। साथी तो है नहीं थे, वो तो बस हवा में बातें कर रहा था। फिर हम दोनों उस रोज़ शहर जाने की बजाय घर वापस आ गए। हम दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और ना ही कुछ नज़रें मिला रहे थे। वो तो नज़रें मिला के मुझे देख भी नहीं सकती थी बहरहाल, क्योंकि वो अंधी थी। लेकिन बहरहाल मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा था कि जब भी वो मेरी आवाज़ सुनती या जब भी मैं कोई बात करता, वो मुझसे आंखें चुरा लेती थी। इसी तरीके से वक्त गुज़रता गया और हम लोग 1-2 दिन में थोड़े से नॉर्मल हो गए। मैंने उसको मना किया था कि हम लोग ये बात किसी के ज़िक्र में नहीं लाएंगे। अगर हम लोग ये बात किसी को बताएंगे तो हम ही बदनाम होंगे। पता नहीं वो लुटेरे कौन थे, कहाँ से आए थे, लेकिन हमारी उन लोगों का पता चले ना चले, लेकिन हमारी बदनामी पक्की है। इस बात को लेकर के वो भी खामोश हो गई थी और मैं भी खामोश हो गया था। 2 से 3 दिन में हम लोग बिल्कुल नॉर्मल हो गए। अब हम अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आए थे। 2 से 3 दिन में वो भी थोड़ी सी सदमे से निकल आई और मैं भी थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल फ़ील कराने लगा। फिर एक रात ऐसी आई कि मैं उसके बिस्तर पर चला ही गया। हिम्मत करके मैं उसके बिस्तर पर चला गया और फिर मैंने उसे हाथ वगैरह लगाना शुरू कर दिया। वो उठकर बैठ गई। आधी रात का वक़्त था। कहने लगी कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा फूफो, बात ये है कि जब से वो लुटेरों ने तुम्हारे साथ मेरे सामने ये सब कुछ किया है, और वो भी एक ने नहीं 5-6 लोगों ने किया है, तो उस वक़्त से मेरा दिमाग, जब भी मैं तुम्हें सोचता हूँ तो मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। 2 से 3 दिन हो चुके हैं इस वाक़े को, लेकिन बार बार वो मंज़र मेरी आँखों में घूम जाता है। मैंने अपने आप को काबू करने और अपने आप पर सब्र करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बार बार जब तुम्हारा मुझे वो जिस्म याद आता है, तुम्हारी बातें याद आती हैं या तो वो जो कुछ तुम्हारे साथ कर रहे थे वो बातें मेरी आँखों के सामने घूमती हैं, तो मैं भी घूम सा जाता हूँ। मेरे दिमाग में एक शैतानियत सवार हो जाती है। मैं समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं। मैं 2 से 3 दिन हो गए अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन यकीन करें कि अब मेरा कंट्रोल मेरे बस में नहीं रहा और मैं बेबस होकर के आपके पास चला आया हूं। उसने कहा, बात तो तुम ठीक करते हो। मैं जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं इन मामलात से नहीं गुज़री थी, तो मैं बिल्कुल अपने आप को ठीक महसूस करती थी। मुझे ज़्यादा किसी चीज़ की तलब महसूस नहीं होती थी। लेकिन मैं भी जब से उन लोगों के पास से होकर के आई हूँ, मुझे भी अब बार बार इस चीज़ की तलब महसूस हो रही है। मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी मर्द की ज़रूरत है और कोई मर्द होना चाहिए, मुझे भी शादी करनी चाहिए। अब इन बातों को मैं सोचने लगी हूँ। लेकिन ज़ाहिर बात है कि मैं एक अंधी औरत हूँ, मेरे साथ पता नहीं कौन शादी करेगा कौन नहीं करेगा। लेकिन अब ये है कि तुम मेरे राज़दार हो और मैं तुम्हारी राज़दार हूँ। तुमने मेरे साथ वो सब कुछ होते हुए देखा है कि जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। फिर ये है कि हम इस घर में रहते भी अकेले हैं और हमारे अलावा इस घर में कोई और रहता भी नहीं है, तो हम दोनों के पास अच्छा मौका है एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का। तो अब क्योंकि तुम मेरा ख़्याल रखते हो और मैं तुम्हारा ख़्याल रखती हूँ, और मुझ अंधी के लिए तो अब एक ही सहारा है कि तुम मेरे साथ अब वैसे ही जुड़ जाओ जैसे कि उन लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया है वो भी तुम भी कर लो। मैं यही तो चाहता था। जैसे ही मुझे ग्रीन सिग्नल मिला, मैं तो बस फूफो पे टूट पड़ा। फिर उसके बाद कब कपड़े आज़ाद हुए, कब मैंने एंजॉय किया, कहाँ तक एंजॉय किया, ये बस रोज़ का सिलसिला चल निकला। बस एक दफ़ा जब हमारे पर्दे शर्म हया हट गई तो हम लोग जो है वो रोज़ाना इस काम में लग गए। अब हमारा यही काम था। मैं दिन भर दुकान पर रहता और जैसे ही मैं दुकान से घर आता, हमारी रात इसी एंजॉयमेंट में गुजर जाती। लोगों को बिल्कुल इस बारे में पता नहीं था। लोग तो यही समझते थे कि इस घर में एक फूफो अपने भतीजे के साथ रहती है, लेकिन उनको हमारे अब अगले रिश्ते का पता नहीं चल रहा था। कुछ ही अरसे में मैंने फूफो को असलियत भी बता दी कि उसके साथ असल में हुआ क्या था, और क्योंकि कालू मुझ पर ज़ोर दे रहा था कि वो भी फूफो के साथ तलाक़ात रखना चाहता है। अब मैं कालू को मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि कालू और मैं दोनों ही राज़दार थे। इसलिए
जब फूफो को मैंने ये बात बताई और सारी मैंने अपनी और कालू की स्कीम के बारे में उसको आगाह किया, तो उसने एक बात कहकर मुझे हक्का बक्का कर दिया। और वो बात ये थी कि मुझे अंदाज़ा था कि मेरे साथ सिर्फ तुम दो ही हो जो ये काम कर रहे हो।